हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, घूस को किसने भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था माना है? घूस को किसने भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था माना है? तो किसने माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूक्स ने। किसने? ब्रूक्स ने घूस को भ्रष्टाचार की एक अवस्था माना है। इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार यानी किसके आधार पर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के अनुसार। किसके अनुसार? वर्ग के अनुसार। एक वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी किसी समाज में समान परिस्थिति, पद, स्तर और साझा जीवन शैली होती है। वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर वर्ग के अनुसार या वर्ग के आधार पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोम्ब्रोसो ने। किसने? लोम्ब्रोसो ने। लोम्ब्रोसो इटली की सेना के एक चिकित्सक थे। अपने चिकित्सीय व्यवसाय के दौरान ही इन्होंने यह अनुभव किया है कि जैविकी एवं आनुवांशिक यानी कि पैतृक गुणों की अपराध में विशिष्ट भूमिका होती है, और इसी के आधार पर इन्होंने अपराधी प्रकार के सिद्धांत को प्रणीत किया जो जन्मजात अपराधी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लोम्ब्रोसो विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है और तर्क है। इसका हमें जो है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है हमारा, लैंगिक असमानता भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित है, और इसका तर्क आर से जो है दिया गया है, लैंगिक यानी सेक्स असमान जो है प्राकृतिक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। लिंग यानी जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। यह पुरुष और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स क्या होता है? सब जो सेक्स शब्द होता है यह आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अर्थात लिंग यानी सेक्स असमानता प्राकृतिक असमानता है, परंतु जेंडर असमानता क्या होता है? जेंडर असमानता सामाजिक है तथा यह पूरे देश में फैली है, परंतु भारतीय समाज व्यवस्था में बहुत अधिक है। अतः जो है हमारा कथन ए व कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अपराधी है जो व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना। सामान्यतः अपराधी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने अपराध किया है, किंतु कानूनी दृष्टि से अपराधी वह व्यक्ति है जिसे किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा दंडित किया गया है। इस प्रकार स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है हमारा, सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की जो है उपज है, और तर्क है इसका धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। संप्रदायवाद का अर्थ दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता प्रतिष्ठा की मांगे रखना और अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना अर्थात सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है। यह धर्म का स्रोत नहीं है अपितु अंधविश्वास, असहिष्णुता पर आधारित है एवं दूसरे धर्मों के प्रति दुष्प्रचार का हिंसा सहित आतंकवादी या बोल सकते हैं अतिवादी तरीकों को स्वीकार करता है। इसलिए इसका जो कथन ए है वह सही है और इसका तर्क आर वह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसे सम्मान द्वारा विभूषित किया गया है? तो किसको विभूषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिनका जन्म 6 अगस्त 1959 को हुआ है। कब हुआ है? 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। कहाँ पे? बागपत जिले में। जिनका जन्म 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौला गांव में हुआ था। 2011 में क्या हुआ था? 2011 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सामुदायिक में नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्तमान समय इनकी एक संस्था है जो तरुण भारत संघ के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? तरुण भारत संघ के नाम से जानी जाती है। तरुण भारत संघ के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कथन दिया गया है यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते और तर्क दिया गया है शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त युवक बेरोजगार नहीं रहते क्योंकि शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों को द्वार वह खोल दिया। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि एक कथन व तर्क आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेशेवर अपराधी। ये जो लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में पेशेवर अपराधी सम्मिलित नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है जो नियमित रूप से अपराध करता है तथा जिसने अपराध को अपने व्यवसाय के रूप में अपना लिया है वो पेशेवर अपराधी कहलाता है। अपराध ऐसे व्यक्तियों की जीवन शैली का एक तौर तरीका बन जाता है तथा वे जीवन के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की धारणाओं की सृष्टि कर लेते हैं। पेशेवर अपराधियों का अपराध कला एवं तकनीकी में विशिष्ट दक्षता एवं निपुणता हासिल होती है। ऐसे व्यक्तियों की आय का प्रमुख स्रोत जो होता है वह अपराध ही होता है। ये अपराधी जगत में ही अधिकांश विचरण करते हैं। इनमें इनमें क्या होती है कि आदत जो होती है वो अपराधी में भेद होता है। आदतन अपराधी नियमित रूप से क्या करते हैं? अपराध करते हैं किंतु वे अपराध कला में पेशेवर अपराधियों की भांति चतुर, चालाक एवं निपुण नहीं होते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जो सेंधमार, लुटेरे, डाकू, जेब कतरे आदि पेशेवर अपराधी का भी जो उदाहरण है जिनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत जो होता है क्या होता है? वो अपराध ही होता है। लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में पेशेवर अपराधी ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के नाम दे दिया जाए? तो यह किसका सुझाव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FWPH का। किसका?
FLBPH ने यह सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज में 1/3 प्रशिक्षण आरक्षण देने का जो है प्रावधान किया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी अशिक्षा, जातिवाद और सीमित साधन। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार होने के बाद भारत में एक लंबे समय तक इसकी भूमिका बहुत निष्क्रिय बनी रही और एक ओर अनेक राज्यों में पंचायती राज को लागू नहीं किया जा सका, तो दूसरी ओर कुछ राज्यों में इन संस्थाओं के लिए उपयुक्त समय पर चुनाव न होना अथवा समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं के भंग होते रहने के कारण भी ग्रामीण विकास में इनकी भूमिका कमजोर होने लगी थी। पंचायती राज की असफलता के प्रमुख कारण जो हैं वो अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन आदि जो है ये सब रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? तो किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था के नवीन स्वरूप को राष्ट्रीय विकास समिति द्वारा मान्यता मिल जाने के पश्चात सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे अपने प्रदेश में लागू किया गया है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सशक्त साधन मानते हुए इसके द्वारा ग्रामीण जन सहभाग में वृद्धि करने का अथक प्रयास करने के प्रयत्न जो है किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कथन ए दिया गया है, जातिवाद भारतीय राजनीति अपरिहार्य संतान है, और इसका जो तर्क दिया गया है वह यह है कि जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यथासंभव क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होता है, राजनीति में क्या होता है? राजनीति में रूपांतरित जात के प्रति अंध एवं संकलित निष्ठा की भावना को जातिवाद कहते हैं, और यही कारण है कि जातिवाद राजनीति के अपरिहार्य संतान है और इसका जो है प्रयोग चुनाव के वोट बैंक हासिल करने के लिए किया जाता है। अतः क्या आप कह सकते हैं, कथन ए और आर दोनों जो है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शेड्यूल्ड कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया था। शेड्यूल्ड कास्ट शब्द जो है वह सर्वप्रथम प्रकाश में कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम 1935 में। कब आया था? तो यह सर्वप्रथम 1935 में आया था। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनेकों नामों से जो है संबोधित किया गया है तथा अछूत, अत्यंत दलित वर्ग, ब्राह्मण जातियां, हरिजन आदि। ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियों का उत्थान तथा उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए सन 1935 में, कब? सन 1935 में के विधान में ऐसी जातियों की एक सूची तैयार की गई। इस सूची में सम्मिलित सभी जातियों को जो है बाद में अनुसूचित जात जो है कहे जाने लगा था। संविधान के अनुच्छेद 341 में, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य विशेष के प्रमुख से जो है परामर्श करके एक आदेश जारी करे कि किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रकाश में जो है कब आया था? यह 1935 में आया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जात के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की और कहा कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिक में नहीं? तो यह किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.सी. दुबे ने। किसने? एस.सी. दुबे ने। मूल रूप में राजनीति विज्ञान में दीक्षित श्यामा चरण दुबे ने। किसने? श्यामा चरण दुबे ने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन कर मानव विज्ञान और समाजशास्त्री जगत में प्रवेश किया। उन्होंने जात के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की और कहा कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिक में नहीं। यह पूर्णतः सत्य है। तो यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस.सी. दुबे ने। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ग जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY को कब लागू किया गया? तो यह कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में। कब? सन 2000 में। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY सन 2000 में लागू किया गया। बढ़ते आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? तो यह किस समय से लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी 2006 से। कब? 2 फरवरी 2006 से। भारत में ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर जो है 2005 को अधिनियमित किया गया तथा फरवरी 2006 से 200 जिलों में शुरू किया गया था और अंततः 593 जिलों तक जो है यह विस्तारित किया गया। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उस विद्वान का नाम लिखें जिसने भारतीय ग्राम संरचना का वर्णन मालिक, किसान तथा मजदूर जैसे शब्दों से किया है। तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनियल थार्नर ने। किसने? डेनियल थार्नर ने। डेनियल थार्नर ने भारतीय ग्राम संरचना का वर्णन मालिक, किसान तथा मजदूर जैसे शब्दों से किया है। तो किसने किया है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेनियल थार्नर ने। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? तो यह कौन से विद्वान ने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कूले ने। किसने? कूले ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई बार जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कूले को सबसे पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप और आत्मदर्पण यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणाओं के रचनाकार चार्ल्स हार्टन कूले ने समाजशास्त्र में एक विशिष्ट पहचान अंकित की है। वे अमेरिकी सांकेतिक अंतःक्रियावाद के शिकागो संप्रदाय से संबद्ध तथा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के समकालीन प्रथम पीढ़ी के अग्रणी समाजशास्त्री थे। कूले ने कहा कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें और आपने डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।